गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम लोग असगर वजाहत की लघु कथाएं पढ़ रहे हैं। तीसरी लघु कथा का नाम है चार हाथ, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक, या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो तो काम कितनी तेज़ी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा। लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा, वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा। उसने यह काम करने के लिए वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। इसका क्या अर्थ हुआ? वैज्ञानिक वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, एकदम प्रखर बुद्धि का व्यक्ति होता है, नई नई खोज करता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया नौकर हो गए। मतलब नौकर कौन? जो अपनी बुद्धि से सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं है, उसे जो वो करना है जो उससे करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये वैज्ञानिक मोटी तनख्वाहों के लिए नौकर हो गए, यानी अब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के चार हाथ हो जाएं। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज़ हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मज़दूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मज़दूर मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई। उसने मज़दूरी आधी कर दी और दुगने मज़दूर नौकर रख लिए। पूंजीवादी व्यवस्था इसी प्रकार से शोषण करती है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए, और जो उनके यहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना चाहते हैं। यहाँ आपने वही देखा, मिल मालिक को लग रहा है कि मैं इन्हीं मज़दूरों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकूँ, पर वो नहीं ले पा रहा था। अंत में उसे समझ आया कि मैं इनकी मज़दूरी ही आधी कर देता हूँ, तब क्या करेंगे। अभी आप देखिए कितनी जगहों पर, कहीं भी आप नौकरी के लिए जाते हैं, ज़्यादातर तनख्वाहें एक से दूसरी जगह पर समान आपको मिलती हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ, क्योंकि पूंजीपति वर्ग है, आपस में साठ गांठ किए बैठा है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं, वहाँ भी एक ही ओहदे के लिए अलग अलग जगहों पर 2-3 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह में अंतर आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं मिलेगा, आपको समान वेतन मिलेगा। जिस कंपनी में एक काम के लिए 50,000 है, दूसरी कंपनी में 52,000 से ऊपर नहीं ले पाओगे उसी काम के लिए। तो इसका क्या अर्थ है? आपसी साठगांठ। वे जानते हैं कि किस तरीके से आदमी का शोषण करना है। ठीक, तो ये तो थी चार हाथ कहानी, पूंजीवादी व्यवस्था पर एक व्यंग्य। अगली कहानी है साझा, इसे भी देखिए। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा
कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा न होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी के सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बंट गई। क्या समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से? आप देखेंगे यह चीज़ न सिर्फ किसानों के साथ होती है और हमारे देश के जो लघु उद्योगी हैं उन सबके साथ होती है। किसान कहता है कि नहीं, मुझे खेती नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन सरकार कहती है नहीं नहीं, हम तुम्हें बीज देंगे, आप आइए हमारे यहाँ से बीज ले जाइए, बढ़िया क्वालिटी के बीज देंगे, हम आपकी मदद कर रहे हैं, खाद ले जाइए, दवाई के पैकेट ले जाइए। इन सब के बदले में सरकार कम कीमतों में ये चीज़ें भी मुहैया कराती है। और उसके बाद क्या होता है, कितने सस्ते दामों पर किसानों से सामान ले लिया जाता है। ये सच्चाई है। सुन चुके हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ कि सरकार इतने कम पैसे दे रही थी आलूओं के, किसानों ने सड़क पे ट्रक ही पलट दिए कि हमें तो बेचने ही नहीं है, सड़कों पे रोल दो। ये तक हो चुका है। उन्हें इस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है। अब वे चाहते हैं कि हम खेती ना करें, हम भी जाएं और कोई नौकरी कर लें, तो उन्हें कहा जाता है नहीं नहीं नहीं, किसान भाइयों, हम तो तुम्हें प्रोत्साहित करने आए हैं। किसान तो देश का राजा है, किसान सब कुछ है। ऐसी बातें कर करके और फिर उन्हें इसी तरीके से लूटा जाता है, उनका शोषण किया जाता है। उनकी व्यथा झूठी नहीं है, यह उनका दर्द है कि किस तरीके से उन्हें बहकाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं हाथी यही कर रहा है, उसे कहता है लो आधा तुम्हारा आधा मेरा, और सारा कुछ वही हड़प गया। किसान के पास कुछ बचता ही नहीं है। जिन कीमतों पे हम सब्जियां खरीदते हैं, अगर ये कीमतें किसान को मिले तो उसे कितना अधिक मुनाफा होगा, किंतु ऐसा नहीं हो पाता। बीच के लोग ही सारा मुनाफा खाते हैं, किसान को कुछ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ आपने देखा असगर वजाहत ने इन 4 कहानियों के माध्यम से अलग अलग तंत्रों पर व्यंग्य किया है। ये प्रश्न उत्तर हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आप इन 4 कहानियों का सारांश ही लिखेंगे, ठीक है, और मुझे आज भेजेंगे। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।